हेलो बच्चों, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज फ्योर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसमें 7 प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमें देखना है 8th प्रिंसिपल है बाय हेनरी फ्योल, प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्योल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization means concentration of authority. Concentration, retention. सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग, ये प्रिंसिपल तो क्या कह रहा है, फ्योल का कहना है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोपोर्शन मीन्स कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनका डिसीजन सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, और कौन सी अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए सबऑर्डिनेट्स में। और सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो डिसीजन मेकिंग पावर है, अथॉरिटी है, वो टॉप लेवल के पास हो, रिटेन किया हो, रिटेंशन। हम दूसरों को नहीं बोलेंगे भाई मेरे से बिना पूछे नहीं करना है। अगर मैनेजमेंट ने बोल दिया कि भाई आप देख लो, आप कैसे करना, आप खुद डिसीजन लो, तो हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। और नहीं, हमसे पूछ के करना है, बिना हमें से पूछे नहीं करना, तो हो गया सेंट्रलाइजेशन। सिंपल सी बात है। आप घर में आपके गार्जियन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो बहुत सारे काम होता है वो बोलते हैं नहीं मेरे से पूछ के करना है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बोलते हैं आप देख लो, जैसे समझ में आया तुम्हें कर लेना। तो मेरे से पूछ के करना मीन्स ये सेंट्रलाइजेशन है, डिसीजन मैं लूँगा, मीन्स टॉप लेवल लेगा। और अगर डिसीजन लेने के लिए हमने पावर दे दिया कि नहीं ठीक है, तुमको जैसा समझ में आए वैसा ले लेना डिसीजन, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो कितना जो प्रोपोर्शन है सेंट्रलाइजेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का, प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, ये मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है और ऑर्गेनाइजेशन के सर्कमस्टेंसेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है क्या, प्रोपोर्शन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अभी एक एग्जाम्पल हमने देखा था अपने कंट्री में, अभी लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च से। तो 25 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि अभी अभी आपको ताज़ा याद भी होगा, आप न्यूज़ देखे होंगे तो, कि जो पहले लॉकडाउन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो पूरे कंट्री के लिए अप्लाई हुआ, वो सेंट्रलाइज्ड था। और लॉकडाउन 4 हुआ अभी, उसमें डिसीजन तो सेंट्रलाइज था कि लॉकडाउन होगा, लेकिन कौन कौन सी मैटर में हमें रिलीफ देनी है, कौन कौन से मैटर पे हमें स्ट्रिक्ट रहना है, रोक लगाना है, कौन से एरिया को डिवाइड करना है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, ये सब क्या है, ये किस पे छोड़ा गया, ये छोड़ा गया स्टेट गवर्नमेंट, ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो वो सेंट्रलाइज्ड हुआ, और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया नहीं आप अपने अकॉर्डिंग करो, तो वह डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, किसी कंपनी में भी हो सकता है, ये तो कंट्री नेशनल लेवल का हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तो सबको सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का था।
लेकिन सिचुएशन बदल गई धीरे 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 धीरे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कुछ चीज़ें आप करो, स्टेट गवर्नमेंट वाले जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अपना डिसीजन लेंगे, तो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। तो कितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा, कितना सेंट्रलाइजेशन होगा, मतलब कौन कौन से डिसीजन सेंट्रलाइज्ड होंगे, टॉप लेवल पे किए जाएंगे, कौन कौन से डिसीजन डिसेंट्रलाइज्ड होंगे, माने सबऑर्डिनेट्स को, मीन्स जो लोअर लेवल पे हैं काम करने वाले, उनको लेने का अधिकार होगा। इसका जो प्रोपोर्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। फेवल का यही कहना था कि इसका प्रोपोर्शन हमें देखना है कि हमारी कंपनी है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी सर्कमस्टेंस क्या है, और ये बहुत बैलेंस होना चाहिए, सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि अगर सही प्रोपोर्शन नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। जो भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्यों, मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हमने बार बार पढ़ा है। तुम्हारा गोल अचीव हो सके, कैसे अचीव हो? इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो अल्टीमेटली हमारा जो भी प्रिंसिपल है, जो भी प्रैक्टिस हम मैनेजमेंट में करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, क्या है? अचीवमेंट ऑफ गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अगर हम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमारा गोल एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो जाएगा। अगर हम प्रिंसिपल्स को वायलेट करेंगे तो हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा, या हो पाएगा तो इफ़ेक्टिव नहीं होगा या एफिशिएंट नहीं होगा। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मेन फोकस यही है कि कितना कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, कौन कौन से डिसीजन सेंट्रल प्लेस पे होने चाहिए, मीन्स टॉप लेवल पे होने चाहिए, कौन कौन से मैटर्स ऐसे हैं जिनका डिसीजन सबऑर्डिनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसका जो प्रोपोर्शन है, इसका बैलेंस है, ये बहुत सोच समझ के फिक्स करना चाहिए। और बहुत कुछ डिपेंड करेगा, सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग फिर से बता देते हैं, रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल। अगर कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, अगर उसका पावर टॉप लेवल के पास है तो बोलते हैं ये सेंट्रलाइजेशन है। और उसी का अपोजिट कर देंगे, अगर डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? जो टॉप लेवल के पास अथॉरिटी थी उसमें से कुछ चीज़ें वो टॉप लेवल पर क्या करता है, अपने पास से हटा के, हट नहीं सकता, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पावर दे दिया स्टेट गवर्नमेंट कि आप डिसीजन लो, मिडिल लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिसेंट्रलाइजेशन में। हाँ, ये ध्यान देना है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी होती है ना, वो इक्वलिटी होती है उसमें हर डिपार्टमेंट को। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर दिया है लॉकडाउन में छूट देने का और कंट्रोल करने का, तो हर स्टेटमेंट को इक्वल पावर दिया जाएगा। ये होता है डिसेंट। ऐसा नहीं कि एक स्टेट को ज़्यादा पावर दे दे, एक स्टेट को कम पावर दे दे, तो वो नहीं, ऐसा नहीं होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी होता है डिसेंट्रलाइजेशन में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोपोर्शन है, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, मेन तो फोकस उसी पे है। ये प्रिंसिपल तो यही कहता है, प्रोपोर्शन। ये इम्पॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस प्रोपोर्शन शुड बी डिटरमाइंड आफ्टर कंसीडरिंग वेरियस फैक्टर्स। अब कितना, कौन सा अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होगा, कौन सा अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। आपकी कंपनी में, आपके फर्म में जो आपके अंडर में काम करने वाले हैं सबऑर्डिनेट्स, उनके पास एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। सुपीरियर कितना एक्सपीरियंस्ड है, सबऑर्डिनेट कितना एक्सपीरियंस्ड है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, सबऑर्डिनेट्स की एबिलिटी क्या है। हम किसी को पावर देते हैं, डिसीजन लेने का पावर देते हैं,
कितना पावर देना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। अगर एबिलिटी नहीं है, हमने बोला ठीक है आप डिसाइड करो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पूरी करनी है, आप समझो। तो अगर वो एबल है, एक्सपीरियंस्ड है, एबिलिटी है, कॉम्पिटेंट है, तब तो ठीक है, फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर उसके पास एबिलिटी नहीं है और हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा, गेन नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, फिर सक्सेस नहीं होगा, फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि जब हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोपोर्शन है उसको डिसाइड करेंगे हम, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका एबिलिटी, उनका एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन का साइज, नेचर, ये सब पे ध्यान दे के ही करना है। और प्रोपोर्शन में भी बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि अगर एक्सेस सेंट्रलाइजेशन हो गया, अथॉरिटी अगर एक्सेस हो गई, मतलब हर चीज़ पूछना है जाके टॉप लेवल से, ऊपर के अधिकार से, तो हर चीज़ आप पूछने जाओगे बॉस से तो क्या होगा, टाइम ख़राब होगा। कुछ चीज़ें खुद से भी डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके लिए पावर होना चाहिए। तो अगर सेंट्रलाइजेशन अगर ज़्यादा है, मतलब हर मैटर पे आपको टॉप लेवल पे जाके पूछना है, डिसीजन लेना, टॉप लेवल ही हर डिसीजन लेगा, तो फिर बहुत सारे काम ऐसे जो डिले हो जाएंगे, डिसीजन पूछते पूछते रह जाएंगे। हर बात पूछ के आप करोगे तो आपका काम देर होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो गया तो भी नुकसान है। सारा डिसीजन अगर खुद ही सबऑर्डिनेट लेने लगे तो टॉप लेवल का कंट्रोल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बैलेंस की ज़रूरत है। न ज़्यादा सेंट्रलाइज होना चाहिए, अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए पूरी तरह, अथॉरिटी पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? सेंट्रलाइज्ड होगा पूरी तरह, डिसीजन करने में देर हो जाएगी, उससे लॉस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। पूरी तरह डिसेंट्रलाइजेशन आप कर दोगे, मतलब सारा डिसीजन सबऑर्डिनेट ही लेने लगेंगे, तो जब टॉप लेवल क्या करेगा, फिर उसका तो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा फिर। इसीलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वही एग्जाम्पल मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री हैज़ बीन गिवन पावर्स टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड रिलीफ्स ड्यूरिंग लॉकडाउन 4 हुआ, मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या कहा कि आपको अपने हिसाब से लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है, एकदम करंट एग्जाम्पल है, फ्रेश, ताज़ा। तो एडवांटेज होता है अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में हम प्रॉपर बैलेंस रखेंगे, ना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो, ना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो, ना पूरी तरह सेंट्रलाइजेशन हो, ना ज़्यादा नहीं बल्कि पूरी तरह हम बोलेंगे, ना पूरी तरह सेंट्रलाइजेशन हो, ना पूरी तरह डिसेंट्रलाइजेशन हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, डिसीजन टाइमली होंगे, सबऑर्डिनेट्स को अगर थोड़ा पावर रहता है तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है, उनको अच्छा फील होता है, तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन अगर होना भी चाहिए, तो इससे सुपीरियर का कुछ लोड कम हो जाता है। ये सब फ़ायदे होते हैं। नुकसान भी होते हैं अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम पूरी तरह सेंट्रलाइजेशन कर दें तो डिसीजन लेने में देरी होगी। अगर हम पूरी तरह डिसेंट्रलाइजेशन कर दें, मीन्स अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो फिर अथॉरिटी का मिसयूज़ भी होता है। तो इसीलिए बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल नंबर कौन सा था, 8 था। फेयोल ने प्रिंसिपल 14 दिए हैं। इसके बाद है 9th जो प्रिंसिपल है स्केलर चेन है। स्केलर चेन क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप स्कूल है आपका, आप क्लास में पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, आपकी जो क्लास में पढ़ते हो, आपकी जो पढ़ाई की समस्या होती है,
आप किससे बताते हो? अपने सब्जेक्ट टीचर से बताते हो पहले, जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। फिर सब्जेक्ट टीचर नहीं हेल्प करते तो आप फिर किससे बात करोगे? या क्लास की और कोई समस्या है, जिस टीचर के पीरियड में कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको क्लास में अपने क्लासमेट से या किसी से, तो पहले आप जो क्लास में टीचर उनसे बात करते हो, फिर क्या करते हो? फिर वो क्लास टीचर फिर बात करते हैं, फिर सब्जेक्ट टीचर क्या करेंगे? फिर अगर उनके लेवल का होगा तो वो करेंगे, अदरवाइज अपने क्लास टीचर जो होंगे उस क्लास के, उससे बात करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर क्लास टीचर से अगर सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे? वो उससे ऊपर जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल से बात करेंगे। वाइस प्रिंसिपल के लेवल का है, वाइस प्रिंसिपल अगर इसको कर सकते हैं सॉल्व तो ठीक है, नहीं प्रिंसिपल के पास जाएंगे और ऊपर जाएंगे। अगर प्रिंसिपल से भी नहीं हुआ, प्रिंसिपल से हो गया प्रॉब्लम तो सॉल्व ठीक है, अदरवाइज मैनेजमेंट के पास जाएंगे, स्कूल के मैनेजर। तो यही तो है स्केलर चेन। अपने स्कूल का देख लो, ये तो हुआ क्या, जो मैंने अभी बताया क्या हुआ, नीचे से ऊपर बताया। स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर, फिर क्लास टीचर से वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से फिर और हो सकता है ऊपर। तो ये बताया नीचे से ऊपर। अब ऊपर से नीचे भी आप देख लो, कोई ऑर्डर आता है गवर्नमेंट का तो पहले किसके पास आता है? स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के पास आता है, मैनेजर या प्रिंसिपल के पास। फिर प्रिंसिपल उसको क्या करेंगे? अपने नीचे लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे। फिर वाइस प्रिंसिपल से डिस्कस करेंगे। वाइस प्रिंसिपल जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा, जैसे एग्जामिनेशन संबंधी है, हेड ऑफ एग्जामिनेशन को देगा। हेड ऑफ एग्जामिनेशन क्या करेंगे? फिर वो टीचर्स को बताएंगे, फिर टीचर स्टूडेंट्स को बताएंगे एग्जामिनेशन क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, पेपर होगा। तो फ्लो जो होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसका एक चेन होता है। यही तो है स्केलर चेन। स्केलर चेन यही है कि कोई अथॉरिटी हो या कम्युनिकेशन हो, उसको ऊपर से नीचे जो उसका फ्लो होगा, वो एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, एक चेन होना चाहिए, एक लिंक होनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एक वर्कर है तो सीधे जाके वो जीएम से बात नहीं कर सकता, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जनरल मैनेजर को ऑर्डर देना है तो वो सीधे वर्कर को नहीं देगा, बीच में जो पोस्ट है उसके थ्रू होके जाएगा। ये है स्केलर चेन। वही बात लिखा है, देयर शुड बी स्केलर चेन। फ्योल का कहना है स्केलर चेन होनी चाहिए। किसमें? ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना, वो अथॉरिटी। एंड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स जैसे कोई ऑर्डर है, ऑर्डर देना है, कोई इंस्ट्रक्शन देना है, तो मान लीजिए कि अगर जनरल मैनेजर ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, तो अपने लोअर पोस्ट पे देगा, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर फिर डीजीएम लेवल पे देगा, डीजीएम लेवल वाले फिर अपने नीचे ऑफिसर्स को देंगे, फिर ऑफिसर्स जो होंगे वो सुपरवाइज़र फोरमैन को देंगे, फोरमैन फिर वर्कर को देंगे। ये प्रॉपर चैनल हुआ, ये कम्युनिकेशन का। ये ऊपर से नीचे भी होता है। नीचे मान लो किसी वर्कर को कुछ प्रॉब्लम है काम करने में तो अपने सुपरवाइज़र को बताएगा, फिर सुपरवाइज़र अगर उसको सॉल्व कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने ऊपर के लेवल पे बात करेगा, डिपार्टमेंटल हेड से बात करेगा। अगर डिपार्टमेंटल हेड से नहीं होता है तो वो और ऊपर जाएगा, टॉप लेवल पे जाएगा, एजीएम के पास जाएगा, जीएम, फिर वो जीएम। तो इस तरह से ऊपर से नीचे डायरेक्ट बात नहीं होगी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, इनफॉर्मल की तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे। तो अथॉरिटी हो चाहे कम्युनिकेशन हो,
उसका जो फ्लो होता है ऊपर से नीचे, वो उसका एक चैनल होना चाहिए। तो ये बता रहा है। और जो भी कम्युनिकेशन जाएगा, जैसा कि मैंने बताया, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वो मस्ट फ्लो थ्रू ईच पोजीशन इन द लाइन ऑफ अथॉरिटी। फ्लो थ्रू ईच पोजीशन। जैसे जीएम है तो डीजीएम, उसके नीचे जो अधिकारी है, मान लो एजीएम है, एजीएम फिर डीजीएम, फिर डीजीएम, मैंने बताया भी, उसके नीचे अलग अलग कंपनी में अलग अलग पोस्ट हुआ करती है। तो हर पोजीशन से होके इन्फॉर्मेशन जाएगा नीचे वर्कर तक, अगर जाना है तो वर्कर तक। या वर्कर की बात अगर टॉप लेवल पे जानी है तो वो हर एक नीचे से ऊपर हर एक पोस्ट से होके जाएगा, ईच पोजीशन से होके जाएगा। वो बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गैप हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। हाँ, कभी कभी इसको शॉर्टकट करना पड़ता है, लेकिन इमरजेंसी में इट कैन बी शॉर्ट सर्किटेड ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। जैसे बहुत इमरजेंसी की बात है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें देनी है कि अपने से ऊपर वाले को, बिना ऊपर वाले को बताए कहीं पहुंचानी है, तो वो नॉर्मल सिचुएशन में अलाउड नहीं है। हाँ, अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर इमीडिएट नहीं पहुंचती है तो फॉर्म को लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो फिर उसके लिए गैंग प्लैंक है, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक है। गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक है कि इमरजेंसी में कोई इन्फॉर्मेशन हमें जो चेन है उसको ब्रेक करके अगर देना पड़ेगा तो गैंग प्लैंक अलाउड है इमरजेंसी में। जैसे एग्जाम्पल, एक मान लेते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, सेल्समैन है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक मान लेते हैं सुपरवाइजर है। इन दोनों का आपस में बात नॉर्मली कम्युनिकेशन नहीं होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। मेरा मतलब सेल्समैन अपने से मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट के अपने ऊपर को बोलेगा, ऑफिसर को, फिर उसके ऑफिसर, फिर मार्केटिंग हेड को, फिर मार्केटिंग हेड प्रोडक्शन हेड को बोलेगा, फिर प्रोडक्शन हेड अपने नीचे को सुपरवाइजर को बोलेगा। ऐसे होता है चैन। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में अगर ये हो सकता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक जो सेल्समैन है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने ही लेवल के एम्प्लॉय से डायरेक्ट बात कर सकता है। वही गैंग प्लैंक है, लेकिन वो नॉर्मल सिचुएशन में अलाउड नहीं है। तो स्केलर चेन अभी इतना हम बताएंगे, अभी इसको डिटेल और बताएंगे क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसके बारे में और हम बताएंगे डिटेल में। फ़िलहाल इसको आप इतना समझो, स्केलर चेन क्या है कि सिंपल सा फिर से बता रहे हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे मीन्स टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जो भी कम्युनिकेशन का फ्लो होता है वो ईच पोजीशन, हर एक पोजीशन से होके गुजरना चाहिए। जितने पोस्ट होते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, हर एक पोस्ट, हर एक पोजीशन, हर एक डेजिग्नेशन से होके गुजरना चाहिए। और अथॉरिटी का भी चेन होना चाहिए, डिसीजन लेने का पावर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसका एक चेन होना चाहिए। हाँ, और ये जो भी कम्युनिकेशन फ्लो होगा वो हर पोजीशन से होके होगा, गुजरेगा। हाँ, अगर कभी इमरजेंसी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो एक है गैंग प्लैंक, वो सेम लेवल पे होना चाहिए। जैसे एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से अगर डायरेक्ट बात करना चाहता है तो अलाउड है, सेम लेवल का होना चाहिए। दोनों जो बात करेंगे आपस में, केवल इमरजेंसी में कि अगर नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो इसका भी अलाउड है। तो ठीक है, इतना ही अभी।